नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुश्री में। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान विषय के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे संवैधानिक विकास, यानी कि संविधान से पहले उसका किस तरह से विकास हुआ, क्या क्या उसमें जो अधिनियम आए थे, चार्टर अधिनियम आए थे, और जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो चार्टर लाए जाते थे हम उनको पढ़ रहे थे। हमने पिछली 2 कक्षाओं में उनको कवर किया है। आज ये हमारी इसकी तीसरी क्लास है और इसमें जो भी चार्टर हैं, यानी कि 1947 तक का जो स्वतंत्रता अधिनियम है, वहाँ तक हम इसको समाप्त कर देंगे और हमारा कल से प्रॉपर जो है संविधान विषय जो है शुरू हो जाएगा। यानी कि हम जो है फिर स्टार्ट करेंगे संविधान, यानी कि प्रस्तावना से उसका प्रॉपर शुरू कर लेंगे उसको। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली दोनों क्लास अच्छी लगी होंगी। आपके जो भी कमेंट हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और कंटिन्यूटी इसमें बनाए रखें और मैं भी इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखूँगा। और ये विषय हमारा बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग से हमने लेके चले हैं इसको और ये कंप्लीट ख़त्म करेंगे। तो आज इसकी तीसरी जो क्लास है इसकी शुरू करते हैं। तो चलिए, अब हम इसमें देखते हैं। हमने पहले जो दोनों क्लास इसमें पढ़ दिया था, अब उससे आगे का हमारा चल रहा है इसमें भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत परिषद अधिनियम 1909। दोस्तों, 1892 का अधिनियम राष्ट्रवादियों को संतुष्ट नहीं कर सका, यानी कि वो उससे खुश नहीं थे। साथ ही राष्ट्रीय आंदोलन पर उग्रवादी नेताओं का प्रभाव बढ़ता जा रहा था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड मार्ले तथा भारत में वायसराय लॉर्ड मिंटो दोनों ही सहमत थे कि कुछ सुधारों की आवश्यकता है। यानी कि वो भी मानते थे कि अंग्रेज भी मान रहे थे कि इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है, क्योंकि 1892 का जो अधिनियम था उसमें काफ़ी सारी जो है खामियां थी। तो उसी के लिए ये आया था और इसी के लिए इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को अगर क्वेश्चन आता है कि भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो आप किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। चलिए, सर अरुणडेल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर फरवरी 1909 ईस्वी में नया अधिनियम पारित किया गया। किस कमेटी के आधार पे? अरुणडेल कमेटी के आधार पे, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 और मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना गया। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। नंबर 1, इस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई। यानी कि जो निर्वाचित सदस्य थे उनकी संख्याओं में क्या की गई? वृद्धि की गई। प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी बहुमत स्थापित किया गया। आगे देखते हैं। सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए। किस तरह से चुने गए? अप्रत्यक्ष रूप से। तो अगर क्वेश्चन आता है, देखिए दोस्तों, ये नोट्स हैं, ये इस तरह से हैं कि आप इनको जो सिविल सर्विस यानी कि जो पीसीएस या आरओ के जो है पीसीएस में मेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। इस तरह के पॉइंट वाइज ये इसमें लिखे गए हैं। तो आप देखेंगे कि इसकी हर लाइन से एक एमसीक्यू बन रहा है। ठीक है, तो इन्हें आप बड़े ध्यान से देखिए। बड़े शॉर्ट फॉर्म है, इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकते थे, क्योंकि देखिए ये वनडे एग्ज़ाम तो है नहीं, तो इससे ज़्यादा शॉर्ट तो हो नहीं सकते थे। तो इसलिए आप इनको ध्यान से पढ़ें। हर लाइन से एक एमसीक्यू बन रहा है और ये बिल्कुल आपके नोट्स के काम करेंगे और आप इन्हें मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं। चलिए, सभी निर्वाचित सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। स्थानीय निकायों में निर्वाचन परिषद का गठन होता था। ये प्रांतीय विधान परिषदों के सदस्यों का चुनाव करती थी। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्य केंद्र व्यवस्थापिका के सदस्यों का चुनाव करते थे। आगे देखते हैं। नंबर 3, पहली बार पृथक निर्वाचन व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। यानी कि 1909 का जो ये अधिनियम आया था, इसमें पहली बार पृथक निर्वाचन की व्यवस्था का प्रारंभ किया गया। मुसलमानों को प्रतिनिधित्व में विशेष रियायत दी गई। यानी कि मुसलमानों को इसमें विशेष रियायत दी गई। उन्हें केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषदों में जनसंख्या का अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो जनसंख्या थी उससे भी अधिक उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है ना। गवर्नर जनरल की नंबर 4, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। यानी कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी थी उसमें एक भारतीय सदस्य की भी नियुक्ति करने की व्यवस्था की गई। यानी कि सुधार किए गए थे, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें हर जगह की गई थी। हर जगह जो मार्ले मिंटो सुधार जो उन्होंने किया दोनों ने मिलके, तो उसमें हर जगह यानी कि चुनाव हो या फिर कोई गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य का चुनाव हो या फिर और भी चीज़ें हो, तो उसमें इन्होंने सुधार करने की कोशिश की गई। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य की नियुक्त करने का व्यवस्था की गई और प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र सिन्हा, कौन? सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति गई। यानी कि जो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में प्रथम भारतीय सदस्य कौन था? सत्येंद्र सिन्हा।
आगे देखते हैं। विधायी के कार्य क्षेत्र में विस्तार किया गया। सदस्यों को बजट प्रस्ताव करने और जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछने का, यानी कि जनहित के संबंध में वो प्रश्न पूछ सकते थे, पूछने का अधिकार दिया गया। जिन विषयों को विधायिका के क्षेत्र से बाहर रखा गया था वे थे सशस्त्र सेना, विदेश संबंधी और देसी रियासतें, यानी कि इसके विषय में वो दखल अंदाजी नहीं कर सकते थे। इस अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि यह त्रुटि थी कि पृथकत्व सांप्रदायिक आधार पर था, यानी कि जातिगत भेदभाव इसमें थी, तो इसलिए इसको जातिगत भेदभाव था इसमें, इसलिए ये इसकी सबसे बड़ी खामी थी। वह इतनी अस्पष्ट थी, यानी कि जो और दूसरा जो था, एक तो क्या था सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन पद्धति, दूसरी क्या थी जो इसकी चुनाव निर्वाचन पद्धति थी वो कैसी थी, अस्पष्ट थी, यानी कि बहुत ही अस्पष्ट थी चुनाव पद्धति। जो चुनाव पद्धति थी बहुत ही अस्पष्ट थी कि जनप्रतिनिधित्व प्रणाली एक प्रकार की बहुत सी छन्नियों में छानने की प्रक्रिया बन गई, यानी कि ऐसा लगता कि ये एक तरह से बड़ी जटिल प्रक्रिया थी। संसदीय प्रणाली तो दे दी गई परंतु उत्तरदायित्व नहीं दिया गया, यानी कि संसदीय प्रणाली तो दे दी गई लेकिन उत्तरदायित्व नहीं दिया गया। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, यानी कि अभी हमने पढ़ा माले मिंटो सुधार 1909, अब है भारत परिषद अधिनियम 1919। इसको हम क्या बोलते हैं, 1919 को हम बोलते हैं मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है इसको। ठीक है, किस नाम से आता है, चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया मॉन्टेस्क्यू ने हाउस ऑफ कॉमन में एक ऐतिहासिक वक्तव्य दिया जिसमें ब्रिटेन के इरादे का बयान किया गया। शासन की सभी शाखाओं में भारतीयों को शामिल करने स्वायत्त शासी संस्थाओं को क्रमिक विकास जिसमें ब्रिटिश भारत के अभिन्न अंग के रूप में उत्तरदायी सरकार की उत्तरोत्तर उपलब्धि हो सके। ठीक है, इसी घोषणा को कार्यान्वित करने के लिए मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड रिपोर्ट, यानी कि मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड ने एक रिपोर्ट 1918 में प्रकाशित की। कब की, 1918 में की, जो 1919 के अधिनियम का आधार बना। यानी कि रिपोर्ट जो प्रकाशित की गई थी कब की गई थी, 1918 में की गई थी, और उसी के आधार पर उसी में जो उससे डिटेल निकल के आई, जो उससे चीज़ें निकल के आई, उससे इन्होंने जो एक अधिनियम बनाया जो उसका जिसका आधार क्या बना, 1918 की रिपोर्ट बनी। ठीक है, इस एक्ट द्वारा तत्कालीन भारतीय संवैधानिक प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। क्या परिवर्तन किए देखते हैं। पहला, केंद्रीय विधान परिषद का स्थान राज्य परिषद यानी कि जिसको हम उच्च सदन भी कहते थे उसने ले लिया, और विधानसभा यानी कि निम्न सदन। आज भी आप देखते हैं कि राज्यसभा को क्या बोलते हैं, उच्च सदन, और लोकसभा को क्या बोलते हैं, निम्न सदन। ये कुछ वैसे ही थे उस टाइम पे। तो यानी कि राज्य परिषद को क्या कहा गया, उच्च सदन, और विधानसभा को क्या कहा गया, निम्न सदन। ठीक है, वाले द्विसदनीय विधानमंडल ने ले लिया, यानी कि अब जो है संसदीय प्रणाली कैसी हो गई, द्विसदनीय हो गई। हालांकि सदस्यों को नामजद करने की कुछ शक्ति बनाए रखी गई, फिर भी प्रत्येक सदन में निर्वाचित सदस्य का बहुमत होना सुनिश्चित किया गया। ठीक है, नंबर 2, सदस्यों का चुनाव सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। सीमांकित निर्वाचन क्षेत्रों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना था। मताधिकार का विस्तार किया गया। निर्वाचक मंडल के लिए अरहताएं सांप्रदायिक समूह, निवास और संपत्ति पर आधारित थी। ठीक है, 8 प्रमुख प्रांतों में जिन्हें गवर्नर का प्रांत कहा जाता था, द्वैत शासन की एक नई पद्धति शुरू की गई। प्रांतीय सूची के विषयों को दो विषयों में बांट दिया गया। प्रांतीय सूची के विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से विषय थे, एक तो सुरक्षित विषय और एक थे हस्तांतरित विषय। सुरक्षित विषय में कौन कौन से थे, सुरक्षित विषय किसके अधिकार क्षेत्र में थे, गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में, और वह इन विभागों को अपने कार्यकारिणी की सहायता से देखता था। उसकी एक कार्यकारिणी थी, यानी कि एक तरह से परिषद मान लीजिए, एक वो थी, तो उसके सहायता से वो इन क्षेत्रों को देखता था। हस्तांतरित विषय भारतीय मंत्रियों के अधिकार में थे, जिनकी नियुक्ति भारतीय सदस्यों से होती थी। अधिनियम के प्रारंभ के 10 वर्ष बाद द्वैत शासन प्रणाली तथा संवैधानिक सुधारों के व्यवहारिक रूप की जांच के लिए और उत्तरदायी सरकार की प्रगति से संबंधित मामलों पर सिफारिश करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा एक आयोग की गठन की व्यवस्था की गई। इस प्रावधान के अनुसार 1927 में साइमन आयोग का गठन किया गया। किसका किया गया, 1927 में एक साइमन आयोग का गठन किया गया। 1919 के अधिनियम में अनेक खामियां थी, यानी कि 1919 के अधिनियम में भी अनेक खामियां थी। हालांकि सुधार के लिए किया गया था,
लेकिन इसमें भी एक अनेक खामियां थी। इसने जिम्मेदार सरकार की मांग को पूरा नहीं किया। इसके अलावा प्रांतीय विधानमंडल गवर्नर जनरल की स्वीकृति के बगैर अनेक विषयों में विधेयक पर बहस नहीं कर सकते थे। सिद्धांत रूप में केंद्रीय विधानमंडल संपूर्ण क्षेत्र में कानून बनाने के लिए सर्वोच्चता सक्षम बना रहा। केंद्र तथा प्रांतों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बावजूद ब्रिटिश भारत का संविधान एकात्मक राज्य का संविधान ही बना रहा। प्रांतों में द्वैध शासन पूरी तरह विफल रहा, यानी कि जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था वह पूरी तरह से विफल हो गया। गवर्नर का पूर्ण वर्चस्व कायम रहा। वित्तीय शक्ति के अभाव में मंत्री अपनी नीतियों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित नहीं कर सकते थे। इसके अलावा मंत्री विधानमंडल की प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार नहीं थे। वस्तुतः मंत्रियों को दो मालिकों को खुश रखना पड़ता था। एक तो किस किस को मंत्रियों को किस किस को खुश रखना पड़ता था, और मंत्री कौन थे? भारतीय थे, तो उनको किस किस को खुश रखना पड़ता था? एक तो विधान परिषद को, दूसरा गवर्नर जनरल को। ठीक है, तो ये इसकी खामियां थी। अब देखते हैं जो 1919 के चैम्सफोर्ड सुधार के बाद आया हमारा 1927 का, क्या आया था? ये साइमन कमीशन। 1919 के अधिनियम की धारा 84 के अनुसार सर जॉन साइमन, कौन थे? सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। इस आयोग में भी एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, अतः भारतीय द्वारा इसका विरोध किया गया। क्यों विरोध किया गया? क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। क्वेश्चन ये आ चुका है और फिर दोबारा आने की संभावना है पूरी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि साइमन कमीशन 1927 का विरोध क्यों किया गया। ठीक है, कई 4 आपको स्टेटमेंट दे देगा और उसमें आपको पूछेगा कि क्यों विरोध किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, तो इससे भारतीय खुश नहीं थे। आयोग की रिपोर्ट जो 1930 में प्रकाशित हुई। कब रिपोर्ट प्रकाशित हुई? 1930 में। साइमन कमीशन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद साइमन कमीशन द्वारा डोमिनियन दर्जे की मांग को ठुकरा दिए जाने के बाद कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया। यानी कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। ठीक है, तो यहीं से आप देख सकते हैं कि सिर्फ इसी लाइन से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1929 में। और लाहौर अधिवेशन कब हुआ? 1929 में। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा। ये 4-5 लाइन में कई सारे एमसीक्यू निकल रहे हैं। ठीक है, आप इसे बड़े ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो वाकई में अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने की कोशिश कीजिए। और कंटिन्यूटी बनाने के लिए मैं चाहूँगा कि आप वीडियो पूरा देखिए। देखिए, या तो आप अगर आप शुरू में देख रहे हैं थोड़ा बहुत, यानी कि 1-2 मिनट देख रहे हैं, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप उससे अच्छा तो आप मत देखिए। लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो मन से एक बार ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। आप पाएंगे कि हर दूसरी लाइन में एक एमसीक्यू निकल के आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, फटाफट इसको ख़त्म करते हैं क्योंकि समय भी काफ़ी लग जाता है। अब आता है साइमन कमीशन 1927 की रिपोर्ट के बाद क्या आया हमारा? नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट क्या है? कांग्रेस पार्टी ने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लॉर्ड बर्कनहेड की इस चुनौती को स्वीकार किया कि कैसे संविधान की रचना की जाए। यानी कि कांग्रेस को जो लॉर्ड बर्कनहेड थे उन्होंने एक चुनौती दी कि भाई आप ऐसा कोई संविधान बना लो तो हम जो आपकी मांग है उसको हम मान लेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड बर्कनहेड की इस चुनौती को स्वीकार किया गया कि ऐसे संविधान की रचना की जाए जो भारत के हर दल को स्वीकार हो। ठीक है, इसके लिए यानी कि ये भी ज़रूरी था कि वो हर दल को स्वीकार भी होना चाहिए, इनकी ये भी शर्त थी। इसके लिए 28 फरवरी 1928 को दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया। संविधान का प्रारूप बनाने के लिए पंडित कौन? मोतीलाल नेहरू। संविधान का प्रारूप बनाने के लिए पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की समिति बनाई गई। इस समिति द्वारा क्वेश्चन ये आ सकता है, बिल्कुल आएगा, कि संविधान सभा का प्रारूप बनाने के लिए सबसे पहले किसकी अध्यक्षता में ये किया गया? किसकी अध्यक्षता में किया गया? मोतीलाल नेहरू की। और कितने सदस्यों की समिति थी? 9 सदस्यों की समिति थी। 9 सदस्यों की समिति थी। इस समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप को ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। यानी कि नेहरू रिपोर्ट क्या है? जो पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 9 सदस्यों की समिति बनाई गई थी, इस समिति द्वारा उन्होंने जो प्रारूप प्रस्तुत किया उसको नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट लखनऊ के सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार की गई। किस सम्मेलन में स्वीकार की गई? लखनऊ के सम्मेलन में। सर्वदलीय सम्मेलन यानी कि उसमें सभी दल थे।
लेकिन दिसंबर 1928 में कलकत्ता के संविधान सम्मेलन में इस पर गंभीर आपत्ति उठाई गई। नेहरू रिपोर्ट के सांप्रदायिक समझौता में सभी समुदायों के संयुक्त निर्वाचक समूह का प्रस्ताव था। इस प्रस्ताव पर सबसे बड़ी आपत्ति मोहम्मद अली जिन्ना ने की। यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट थी उसमें सांप्रदायिक समझौता में सभी समुदाय, यानी कि सभी समुदाय में से मतलब है उसमें मुसलमानों का भी जो है निर्वाचक समूह का प्रस्ताव था। ठीक है, यानी कि उनको भी साथ लेके चलना था। तो इस पर सबसे बड़ी आपत्ति किसने की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना को जो प्रॉब्लम थी वो ये थी, वो चाहते थे मुसलमानों के लिए बिल्कुल पृथक, सब कुछ पृथक ही रहे, यानी कि जो चुनाव है वो उनके पृथकों, उनके सदस्य अलग से चुने जाएं, उनका क्षेत्र बिल्कुल अलग हो। तो ये उनकी प्रथम बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने जो है इस पर आपत्ति करी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब आता है हमारे गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन कब से कब हुए? 1930 से लेके 32 तक। साइमन आयोग की रिपोर्ट के प्रकाशित होने के पहले ही लॉर्ड इरविन ने घोषणा की कि रिपोर्ट को गोलमेज सम्मेलन में विचार के लिए रखा जाएगा। यानी कि जो साइमन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको कहाँ रखा जाएगा? गोलमेज सम्मेलन, यानी कि एक गोलमेज सम्मेलन बुलाएगा। गोलमेज सम्मेलन से मतलब एक मीटिंग होगी। गोलमेज सम्मेलन को ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल कोई वो है, एक मीटिंग थी, यानी कि आप इसको समझ लीजिए एक मीटिंग थी जिसको एक गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना गया। तो गोलमेज सम्मेलन विचार के लिए रखा जाएगा। पहला सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 को हुआ। यह सम्मेलन किसी निश्चित सहमति पर नहीं पहुंच सका। क्यों? क्योंकि इसमें किसी ने भी जो कांग्रेस के किसी सदस्य ने भाग नहीं लिया। पहले सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया तथा फरवरी 1931 के गांधी इरविन समझौते के फलस्वरूप दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया। श्रीमती सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश सरकार के मनोनीत सदस्य के रूप में भाग लिया। देखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन है। पहला बहुत बार आया है, आगे भी आ सकता है, कि किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के सदस्य ने भाग लिया? किसने लिया? दूसरा क्वेश्चन, किसने लिया? गांधी जी ने लिया। तीसरा क्वेश्चन ये है कि जो अन्य कौन से सदस्य थे, अब वो मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं, तो कौन कौन थे? सरोजिनी नायडू और पंडित मदन मोहन मालवीय ने ब्रिटिश सरकार के मनोनीत सदस्य के रूप में भाग लिया। दूसरे समुदायों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन के बाद ही सांप्रदायिक अधिनिर्णय और पुनः समझौता का आविर्भाव हुआ, जिसके द्वारा धार्मिक समूह और हिंदुओं के विभिन्न वर्ग समूहों को विशेष प्रतिनिधित्व दिया गया। कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय समूहों ने इन प्रावधानों का जमकर विरोध किया। यानी कि कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय समूह ने इन प्रावधानों का जमकर विरोध किया। क्यों? क्योंकि वो सांप्रदायिक कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर रहे थे, यानी कि धर्म के आधार पर जो चुनाव, उसके आधार पर वो है जो उसमें कर रहे थे। और पूना समझौता किस के बीच जो हुआ था? ये गांधी जी और अम्बेडकर के मध्य। तो कांग्रेस और अन्य राष्ट्रीय समूह ने इसका प्रावधानों का जमकर विरोध किया। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? नवंबर 1932 में हुआ। एक श्वेत पत्र जारी किया गया जिस पर ब्रिटेन की संसद की संयुक्त प्रवर समिति ने विचार किया। इसके सुझावों के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बनाया गया। ठीक है, अब भारत सरकार अधिनियम 1935 क्या था? देखिए दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 को ही बिल्कुल डिक्टो जो हमारा संविधान बना है उसमें रख दिया गया। इसके जो जितने भी अनुच्छेद थे उनमें कुछ चेंजेस करके, और जो अनुसूचियाँ थी उनमें भी थोड़ा बहुत चेंजेस करके बिल्कुल एज इट इज़ उसमें जो हमारा जो संविधान है बिल्कुल इसी के बेस पर बना है। ये क्वेश्चन भी कई बार आया है कि भारतीय संविधान के में किस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख है, किस प्रावधानों का अधिनियम का उल्लेख है? 1935 के प्रावधानों का। चलिए, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियाँ थी। इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। क्या थे? इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ का प्रावधान किया गया, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों का शामिल होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों का शामिल होना नरेशों की इच्छा पर था। ठीक है, यानी कि देशी रियासतों का जो शामिल होना वो उनके राजाओं के इच्छा पर निर्भरता था कि वो शामिल होंगे या नहीं होंगे। संघ तथा केंद्र के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया, यानी कि जो संघ तथा केंद्र यानी कि राज्य और जो केंद्र थे उनके बीच शक्तियों का विभाजन किया गया। तो विभिन्न विषयों की 3 सूचियाँ बनाई गई: संघीय सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। ये आज के संविधान में भी है। 1919 के अधिनियम द्वारा जो द्वैध शासन प्रांतों में लागू किया गया था उसको केंद्र में लागू कर दिया गया। यानी कि जो केंद्र में लागू करने का मतलब है, जैसे कि आज का हमारा जो राज्यसभा और लोकसभा है, जिसको राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन और लोकसभा को बोलते हैं निम्न सदन।
केंद्रीय सरकार के विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया, संरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय गवर्नर जनरल के अधिकार क्षेत्र में था, जबकि हस्तांतरित विषयों का शासन मंत्रिपरिषद को सौंपा गया। मंत्रिपरिषद में कौन कौन से सदस्य थे? भारतीय थे। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई, राज्य परिषद उच्च सदन, केंद्रीय विधानसभा निम्न सदन। जो आज की राज्य परिषद जो आज का राज्यसभा है, और केंद्रीय विधानसभा जो आज का लोकसभा है। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन को कब समाप्त कर दिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। सॉरी, प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय विधायिका को प्रांतीय सूची तथा संवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय विधानमंडल को अनेक शक्तियां दी गई। मंत्रिपरिषद को विधानमंडल के प्रति जिम्मेदार बना दिया गया और वह एक अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे पदच्युत कर सकता था, यानी कि इसको पदमुक्त कर सकता था। विधानमंडल प्रश्नों तथा अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से प्रशासन पर कुछ नियंत्रण रख सकता था। ठीक है, इस अधिनियम के अधीन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा तथा सिंध नाम से दो नए प्रांत बना दिए गए, यानी कि उड़ीसा और सिंध नाम से दो राज्य प्रांत, यानी कि दो राज्य अलग से बना दिए गए। इस अधिनियम द्वारा एक संघीय बैंक और एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। किसकी की गई? एक तो बैंक और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। ठीक है, अब इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान निम्न थे। नंबर 1, भारत तथा पाकिस्तान नामक दो डोमिनियन की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तारीख निश्चित की गई। ठीक है, आगे इसमें भारत तथा पाकिस्तान के रूप में करने तथा बंगाल और पंजाब में दो प्रांत बनाने का प्रस्ताव किया गया। पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्र को छोड़कर ब्रिटिश भारत में सम्मिलित सभी प्रांत भारत में सम्मिलित माने गए। ठीक है, किसको छोड़कर? पाकिस्तान को मिलने वाले क्षेत्रों को छोड़कर। तीसरा, पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम के सिलट जिले को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था। पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल और असम के सिलट जिलों को पाकिस्तान में सम्मिलित किया जाना था। भारत में महामहिम की सरकार, यानी कि जिसको हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट इंग्लिश में बोलते थे, का उत्तरदायित्व तथा भारतीय रियासतों का महामहिम का अधिराजत्व 15 अगस्त 1947 को समाप्त हो जाएगा। भारतीय रियासतें इन दोनों में से किसी में भी शामिल हो सकती थी, यानी कि भारतीय जो रियासतें थी वो पाकिस्तान या भारत किसी में भी शामिल हो सकती थी। प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक गवर्नर जनरल होगा, जिसे महामहिम द्वारा नियुक्त किया जाएगा। गवर्नर जनरल डोमिनियन की सरकार के प्रयोजनों के लिए महामहिम का प्रतिनिधित्व करेगा। प्रत्येक डोमिनियन के लिए पृथक विधानमंडल होगा। ठीक है, यानी कि उनके अलग अलग से विधानमंडल होंगे, वो अपने हिसाब से उनकी जो संसद होगी वो बिल्कुल अलग होगी, उनका अपना संविधान होगा, अपने अलग कानून होंगे। ठीक है ना, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, तथा ब्रिटिश संसद उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकेगी। ठीक है, डोमिनियन की सरकार के लिए अस्थायी उपबंध के द्वारा दोनों संविधान सभाओं की संसद का दर्जा तथा डोमिनियन विधानमंडल की पूर्ण शक्तियाँ प्रदान की गई। इसमें गवर्नर जनरल को एक्ट के प्रभावी प्रवर्तन के लिए ऐसी व्यवस्था करने हेतु जो उसे आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो अस्थायी आदेश जारी करने का प्रावधान किया गया। इसमें सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट की सेवा होता था भारतीय सशस्त्र बल, ब्रिटिश स्थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना पर महामहिम की सरकार का अधिकार क्षेत्र तथा प्राधिकार जारी रहने की शर्त निर्दिष्ट थी। यानी कि अभी तक इन पर जो सेना और जो ये विदेशी और जो देसी रियासतें थे, इन पर किसका अधिकार था? ब्रिटिश थे उनका। अब इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अब भारतीय जो है इसमें वो कर सकेंगे, इन पर भारतीयों का अधिकार हो जाएगा। ठीक है, जो भारत की जो सरकार बनेगी, जो उसके महामहिम होंगे वो। इस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार 14-15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान 14-15 अगस्त 1947 को भारत तथा पाकिस्तान नामक दो स्वतंत्र राष्ट्रों का गठन कर दिया गया। इस प्रकार भारतीय संविधान की बहुत सी संस्थाओं का विकास संवैधानिक विकास के लंबे समय में हुआ।
यानी कि हम अभी पढ़ते हुए आ रहे थे, जो हमने पिछली 3 क्लासेस में पढ़ा, जो ये संवैधानिक विकास पढ़ा, हम चार्टर अधिनियम पढ़े, जो भारत शासन अधिनियम ये पढ़ा, तो यही इसके जो अब जो संविधान आगे चलेगा, जो बना हमारा संविधान, उसका विकास किस तरह से हुआ, इन चार्टर अधिनियम के द्वारा होता चला गया। ठीक है, इसकी चर्चा ऊपर की गई है। इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है संघीय व्यवस्था, यानी कि सबसे जो महत्वपूर्ण इसका उदाहरण है वो है क्या है, संघीय व्यवस्था। ठीक है, तो आज की क्लास में ये था। अब हमारे जो जितने भी अधिनियम थे, हमारा जो लास्ट ये था भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये हमारा पूरा हो गया है। अब हम कल से प्रॉपर संविधान पढ़ेंगे, कि अभी हम इसका विकास पढ़ रहे थे। 3 क्लास में हमने इसका जो विकास है, संवैधानिक विकास, वो हमने ख़त्म कर दिया है। हमारे जितने भी अधिनियम और चार्टर थे वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आगे इसका जो प्रॉपर संविधान है वो पढ़ेंगे, प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे उसको। उससे पहले संविधान सभा, उसकी बैठक कब हुई, कितनी हुई, वो सब देखेंगे, उसकी विशेषताएं क्या थी। ठीक है ना, वो सब हम देखेंगे। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही था दोस्तों। ये हमारी क्लास 3 जो 3rd क्लास थी पॉलिटी की। आप हमें बताइएगा अगर ये आपको कैसी लगी, और अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, कुछ आपके अगर सजेशन हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है कि मुझसे भी गलतियाँ हो सकती हैं। अगर कोई त्रुटि हो जाती है तो आप हमें कमेंट में बताएं, हम उसको करेक्ट करके पिन करेंगे। ठीक है, और कोशिश करेंगे उसको आगे सुधारें। ठीक है, और बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। और क्योंकि हमारा जो ये हमारा जिस उद्देश्य से हमने शुरू किया है कि बिना कोचिंग के हम किसी जो छात्र को जो शिक्षा से वंचित ना रह जाए, वो कंपटीशन में भाग ना ले पाए, ऐसा ना हो पाए, तो उसके लिए हमने जो है मुहिम शुरू की है। तो आप हमारा साथ दें, हमें सपोर्ट करें, इसी के साथ चलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, और औरों को भी प्रेरित करें कि जो फ्री क्लासेस हैं इनका फ़ायदा लें। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।